हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम पॉइंट, और वो केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा शुरू होने वाला है भाई। और इसका नाम क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। और पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो हम लोग एग्जाम पॉइंट का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो जो भी व्यक्ति इस एग्जाम पॉइंट के सीरीज में जो वीडियो हैं उसको नहीं देखे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको एग्जाम पॉइंट का मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहां से आप पिछले जो भी इस सीरीज का वीडियो बने हुए हैं उसको देख लीजिए भाई। हो सकता है आपके लिए वो लाभदायक हो जाए, क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर का एग्जाम पॉइंट क्लियर करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार हो जाएगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर का एग्जाम पॉइंट। और इस अंग्रेजी में हम लोग कहते क्या हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट, है ना। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इसीलिए हम इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और ये तो कहानी लास्ट की शुरू हो गई है। आइए शुरुआत करते हैं। वो चीज़ें लास्ट में आपको पता भी है कि कभी कभी हम लोग एक मोटिवेशन के साथ भी मिल जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट इस क्लास का। और हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं अपने आप में मस्त है। क्या पता किस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कर है कि अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सूचक के नाम से पुकारेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई पदार्थ हमारे पास है और बताना है कि ये अम्ल है या क्षार है। इसकी उपस्थिति जो भी बताएगा, मतलब मेरे पास दो पदार्थ हों और उस पदार्थ को ये कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि भाई ये अम्ल है और ये क्षार है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? सूचक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंडिकेटर। तो सूचक क्या होता है? हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि सूचक क्या है। तो सूचक अपने आप में एक ऐसा पदार्थ है जो बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। उसके लिए थोड़ा सा ये अपने रंगों में बदलाव करता है ना। पढ़े भी होंगे कि सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रंगीय सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। समझ में आ रही है बातें? एक होता है गंधीय और एक होता है रंगीय। मतलब तो एगो रंग बदलेगा और एगो गंध बदलेगा, और ये दोनों बदल करके अपना वो पदार्थ को क्या कहेंगे कि भाई वो पदार्थ या तो अम्ल है या तो क्षार है या उदासीन भी बता सकता है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ और आपको कुछ यहाँ से जानकारी भी मिली। अगला समझते हैं कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। और देखिए, ये कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो चैप्टर है यहाँ तो लिखा है अम्ल, क्षार और लवण, लेकिन क्षार का मतलब वो साधारण रूप से क्षार नहीं होता। क्षार नाम कब आएगा हमारे सामने? जब कोई भस्म को हम कहाँ डाल दें? जल में, तो अब वो ही नाम बदल जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कोई भस्म होगा तो उस भस्म को हम कहाँ डाल देंगे? पानी के अंदर, तो उसमें जाके वो घुलेगा। तो उस कंडीशन में अब उसको हम भस्म न कह के क्या कहेंगे? क्षार के नाम से पुकारेंगे। और ध्यान दे, भस्म का ही नाम होता है क्षारक। तो कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि क्षारक और क्षार एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। क्षारक मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं पाया गया। अगर यही क्षारक को कहाँ डाल दें? पानी के अंदर, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? शॉर्टकट में बन जाएगा क्षार। ठीक, क्लियर। तो ये सूखा अवस्था में आप बोल सकते हैं और वो जलीय अवस्था में बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर बन सकता है। अगला देखिए क्या कर रहा है जी। कह रहे कि पीएच स्केल पर कुल 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। ये तो याद आ रहा ना पीएच स्केल? वो पीएच स्केल भैया सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे
स्केल एक दिए था ना जो काफ़ी मददगार आ रहा था, तो क्या नाम था इसका, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ क्या था, हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा सा गड़ रहा है कुछ, हमको लग रहा है भाई। देखिए पोटेंज ऑफ क्या, हाइड्रोजन, ये किसका पूरा नाम है, तो ये पीएच स्केल का पूरा नाम। और साथ में इस स्केल पर जो अंक लिखे होते हैं वो कितना से होते हैं, 0 से 14 तक। अब इन्हीं के बीच में 3 तरह का हम निर्णय निकालते हैं, याद आ रहा है क्या, कौन कौन निर्णय निकालते हैं, तो देखिए इसको भी यहाँ दर्शाया गया है, समझिए, देख लीजिए इस स्केल पर क्या क्या रहेंगे और वो क्या क्या बताएंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। तो देखिए करे कि एक उदासीन विलयन अगर रहेगा तो उसके पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आपको याद भी होंगे, हम लोग एग्जाम पॉइंट में कर ही क्या रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो एग्जाम में आपको ये पूछ देगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लोग रिवीजन कर लें। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन अगर होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। यहाँ हर एक पॉइंट पर जहाँ हमको लगा कि अच्छा है बातें, वहाँ देखिए ना कलर भी चेंज कर दिए हैं ताकि फोकस हो, कैमरामैन फोकस करें, उसी की तरीक़ा से यहाँ है। अगर वहीं क्षारीय विलयन आ गया तो उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर, मतलब कि अगर 7 है तो ये क्या बताएगा, उदासीन। संक्षेप में लिखे तो अगर 7 से क्या है भाई, 7 से अगर कम हो रहा है तो ये क्या बताएगा, अम्ल, ठीक है। और कहीं 7 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ठीक है ना। तो 7 से जब अधिक हो जाएंगे तो ये क्या बताएंगे भाई, पदार्थ क्षारीय है, मतलब ऐसे क्षार है ना। अगर 7 के बराबर है तो उदासीन है, ठीक। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7, तो ये उदासीन होता है जल। क्लियर ना। वैसे ही बहुत से ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा, किसी का पीएच मान कम होगा, तो वो अपना इस तरीक़ा के जानकारी देंगे। तो इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए वीवीआई भी हो सकता है। और देखिए कुछ लोग एग्ज़ाम पॉइंट को हल्का में ले रहे हैं, और हम भैया कह रहे हैं कि अगर एक चैप्टर का एग्ज़ाम पॉइंट बढ़िया से पढ़ ली जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से हमारा कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मेहनत करने का मतलब ऐसा थोड़ा कि आपका मेहनत बेकार जाएगा, नहीं, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब कोई सोचता है कि ऐसा चीज़ हमको मिल जाए ना कि मेहनत भी नहीं करना पड़े और हम परिणाम भी ला दें, तो भाई मनुष्य जो होते हैं ना वो किसी बिना कीमती वाले चीज़ को ना कदर नहीं करते हैं। अगर आपको मतलब ऐसे भी कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए और उस पर आपको मेहनत नहीं है तो आप उसको वैल्यू ही नहीं देंगे, भुला भी जाएंगे उसको। और कोई क्वेश्चन पर थोड़ा आपने समय दिया, हो सकता था कि आपको कन्फ्यूजन हो गया, टीचर से पूछें तो वो क्वेश्चन बहुत दिनों तक याद रहता है कि ना हो ये सर जी से पूछे थे, चाहे इसी पर हमारा डाउट हुआ था। तुम आपने मेहनत किया, तो उसी तरह अगर इन पर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब ना अधिक दिन तक याद रहेगा, नहीं तो लापरवाही ये ना कह सकते हैं। जैसे देखिए सूचक रंजक होता है, देखिए रंजक मतलब क्या, कुछ कलर, समझ में आ रहा है क्या, रंजक मतलब कुछ रंग से संबंधित, जो अम्ल या क्षार में डाले जाने पर अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। जैसे आप एक सूचक सुने होंगे जो काफ़ी फेमस है, लिटमस, सुने होंगे ना। लिटमस जो होता है ये एक रंगीय सूचक होता है, और ये क्या करता है भाई, अपना रंग बदल कर कंफर्म कर देता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। जब हम इसका लेक्चर में बढ़िया से पढ़े होंगे तो लिटमस के बारे में बताया गया होगा कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो ये लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है ना। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आया था, लाइकेन पौधा से लिटमस प्राप्त किया गया। और लिटमस क्या करता है भाई, तो ये अपना कलर बदल करके किसी पदार्थ को अम्ल या क्षार होने की सूचना दे देता है। ठीक है ना भाई, यहाँ तक मस्ती में आप लोग। चलिए अब ज़्यादा डीपली भी हम क्या बताएं, क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट कर रहे हैं तो ज़्यादा गहराई में बताएंगे भी तो आप कहेंगे सर तब तक लेक्चर ही आप बता दीजिए।
क्या नाम रखें एग्जाम पॉइंट का, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं। आप लोग ज़्यादा मतलब सीरियस मत हो जाइए कि सर जी तनी और ही बताइए। सूचक हमें यह जानने में सहायता करता है कि जो दिया हुआ पदार्थ है ना वो प्रकृति में यानी हमारे इस संसार में अम्लीय है कि क्षारीय है, इसकी निर्धारण कौन करता है? सूचक करता है। मतलब सूचक का काम होता है कि जो संसार के पदार्थें हैं कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, साथ में कौन उदासीन है, ये भी सपोर्ट कर देगा। अगर नहीं तो हम लोग के बेसिक जानकारी क्या था, हम लोग अपना टेस्ट करके चख के मतलब अपने जीभ से चखते थे कि कोई खट्टा है तो अम्ल है, कोई कड़वा है तो भस्म है। मतलब कितने पदार्थों को हम ऐसे चखेंगे? हो सकता है संसार में बहुत सारे जहरीला पदार्थ मिल जाए, चखें और पता चला टन बोल गए। तो भैया इस कंडीशन में कोई ऐसा चाहिए ना कि जो हमारा परिणाम भी बता दे और हमारा जीवन भी रक्षा में रहे। तो उसके लिए हमारे सूचक भैया आएंगे और ये लोग आ करके हमारे इस प्रकृति में जो पदार्थ होंगे उनके बारे में संकेत कर देगा। ठीक है ना? ओके, चलिए यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि आपका बात क्लियर हो गया। ये देखिए ये क्या कह रहा है जी, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। लो भाई यो एगो वीवीआई ही बात हो गई। ऐसे वीवीआई तो बहुत सारा है। देखिए किसी भी पदार्थ में अगर पता करना है कि वो पदार्थ अम्ल है कि नहीं है तो उसके लिए खास गुण होना चाहिए हाइड्रोजन आयन का। अगर जिस पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है तो भाई वो अम्लीय नहीं कहलाएगा। अम्लीय होना है तो हाइड्रोजन आयन होना अति आवश्यक है। मतलब एक अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो वो हाइड्रोजन आयन की वजह से ही होती है। क्योंकि आप पढ़े भी होंगे कि आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे वो काफ़ी अच्छा खासा परिभाषा दे दिए कि कोई भी पदार्थ जब जल में घुलेगा और वहाँ से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा तो वो पदार्थ क्या बन जाएगा? अम्ल के नाम से पुकारा जाएगा। तो कोई कहेगा अम्ल यानी हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन मतलब अम्ल। समझ में आ रही बात है? वो बाहुबली का डायलॉग तो सुने होंगे ना कि अगर किसी ने बाहुबली के तलवार को छू दिया तो समझो कि वो बाहुबली को हाथ लगाया है। तो सारे लोग डर जाते थे कि भाई तलवार को छूना मतलब बाहुबली को हाथ लगाने के बराबर है। तो भैया उस व्यक्ति से कौन लड़ेगा? जो अपने आप में एक विशाल योद्धा हो। तो उसी तरह से अगर किसी ने अम्ल को छुआ तो मतलब हाइड्रोजन आयन को हाथ लगाया है। अगर किसी ने हाइड्रोजन आयन को हाथ लगाया तो समझो कि वो अम्ल को हाथ लगाया है। तो ये एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? चलिए, तो हमें उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। और अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक वही बात उसी की कहानी है, बस यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया है क्षार के बारे में। विलयन में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसके निर्माण के कारण ही पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। मतलब क्षारीय की पहचान करनी होगी तो इसके लिए पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न होना चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये कहीं भी दिख गया तो आप कसम खा लीजिए कि जहाँ कहीं भी हाइड्रोक्साइड आयन दिखा तो वहाँ पर होगा क्षारीय प्रकृति का पदार्थ। ठीक, कसम खा रहा ना? हाँ भैया कसम खा रहे हैं, क्योंकि अब भूख लगा होगा तो सोचेंगे कि खाना खाएं कि कसम खाएं। तो ये पढ़ाई की कसमें है ना? पढ़ाई की कसमें है भाई, तो करना तो पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, क्या किया जाए। हम लोग की ज़िंदगी स्टूडेंट की ज़िंदगी कहें। अब आप कहेंगे सर आप टीचर हैं तो आपकी ज़िंदगी। देखो भाई हम भी स्टूडेंट की ही तरह हैं, और जिस दिन से अगर हम अपने आप को टीचर मानने लगेंगे तो हमको लग रहा है कि मेरी मानसिकता जो है ना थोड़ी सीखने के प्रति कम हो जाएगी। तो हम सोचते हैं कि हम टीचर ऐसे बन के रहें कि मेरे अंदर स्टूडेंट का गुण रहे। माना कि हमने टीचर की बात जो बोल रहे हैं वो तो एक अलग पद है, लेकिन जिस टीचर के अंदर स्टूडेंट बनने का गुण रहेगा जीवन भर, वो हमेशा टीचर क्या होंगे? सीखते रहेंगे। तो हमारे अंदर ऐसा ही व्यवहार चलता है कि हम सीख करके चीज़ों को बता सकते हैं। अभी नहीं कि हमको सब कुछ आ ही रहा है, ऐसे कैसे होगा भाई? हम लोग इंसान हैं, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन एक इंसान कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है और वहीं धमाल मचा देता है ना। ध्यान रखिए यहाँ पर, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ मिलता है यानी रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अम्ल है, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ये समझ रहे हैं ना, ये अम्ल है, बड़ा खतरनाक अम्ल है भाई, तेजाब, रसायनों का राजा है ये, है ना। और इसको हम क्या करें, किसी धातु के साथ रिएक्शन करा दे। मान लीजिए ये धातु लीजिए मैग्नीशियम धातु, अब ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में हाइड्रोजन गैस को साइड में निकाल देगा। तो कभी भी ये गुण याद रखिएगा कि अम्ल में ऐसा गुण होता है कि जब इसको किसके साथ रिएक्शन करा दे, धातु के साथ, तो क्या होता है भाई, ये तो एक यौगिक बनेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। ये यौगिक कहीं कहीं ज़्यादातर हम इसका स्वाद की बात करें तो ये लवण टाइप का होता है, मतलब नमक टाइप का, ठीक है ना। ज़्यादातर मामलों में लवण ही बनता है। अब एक्स्ट्रा भी कुछ बन जाए तो मार झगड़ा क्यों करेंगे हम लोग का जी। तो इस बात को ध्यान रखें चाहे मत रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई धातु जी अम्ल से रिएक्शन कर लें तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और ये खास गुण है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला देखिए, यहाँ भी वैसे ही बातें थोड़ी सी, जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन, मतलब कोई अम्ल है, ठीक है ना, ये कहाँ जाके घुलेगा भाई, ये जल में अगर घुल जाए तो क्या उत्पन्न होता है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें भस्म का, ठीक है, तो भस्म को ले जाएंगे जल में अगर, तो यहाँ से क्या उत्पन्न करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो जल में घुलने के बाद एक जलीय विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जलीय विलयन। जैसे लिखा है ना कि जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, मतलब कि इस भाई साहब को जैसे ही पानी में डाले ना तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है। अगर यहीं अम्ल ठोस अवस्था में रहे तो उस कंडीशन में नहीं जाता है। अब कहेंगे क्यों सर, तो भाई यहाँ पर लिख भी रहा है कि विद्युत का चालन इसीलिए करते हैं क्योंकि जब ये लोग पानी में अम्ल भैया जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, आई जाते हैं भैया तो हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं। और आयन का मतलब ही होता है क्या, आयन का मतलब ही होता है जिसमें प्लस माइनस की कहानी हो। आप लोग पढ़े भी होंगे आयन के बारे में, थोड़ा सा इस पर अगर चर्चा की जाए तो याद आ रहे हैं क्या, बोलिए ना, धनाविष्ट या ऋणाविष्ट परमाणु को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, तो ये सोडियम परमाणु है, कैसे पता चला कि इस पे कोई आयन नहीं है। अब इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो याद होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 281 था। तो लास्ट वाला जो आता है संयोजकता वो त्याग करता है। अरे भाई साहब, लास्ट में अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो लोग त्याग करते हैं। तो त्याग करके ये क्या बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है आयन में, तो प्लस के चिन्ह आ गया ना। ठीक उसी तरह क्लोरीन के ले लिया जाता है, इस पर भी एक माइनस आयन आ जाता है। तो ये आयन के आने से ही इलेक्ट्रिक का प्रवाह होगा। हमारे घरों में जो तार होते हैं उसमें नरम तार, गरम तार फेमस है ना, या काला रंग का तार या लाल रंग का तार फेमस है ना। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अपने आप में प्लस और माइनस की कहानी है। ठीक है, इसका पढ़ाई होगा, अगर ढूंढेंगे आपके बुक में तो मिलेगा जरूर, धातु अधातु के चैप्टर में। क्लियर, तो ज़्यादा अभी हम डीपली में नहीं जाए ना तो फिर लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगा और आप लोग भी कहेंगे कि सर आप तो टॉपिक लेकर एकदम डीपली में चले जा रहे हैं। सांद्र अम्ल ध्यान दीजिएगा, और सांद्र क्षार, ये क्या है सर, जैसे हम लोग मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें अच्छा, शुद्ध, ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या कोई और सामान खरीदता है ठोस, मजबूत, टिकाऊ, ज़्यादा समय तक टिके। लेकिन जब मार्केट में केमिकल खरीदी जाती है, ये तो वस्तुओं के साथ बताएं, अगर केमिकल यौगिक खरीदेंगे तो उसमें सांद्र वर्ड का प्रयोग करते हैं, शुद्ध माने अच्छा या जो भी कहें,
ताकतवर, ये सारे बात। तो ताकतवर जो अम्ल है या ताकतवर जो क्या है क्षार है, इसको जब जल के साथ मिलाते हैं तो भाई थोड़ी क्रिया जो होती है ना रिएक्शन वाली, खतरनाक होती है। यहाँ पर बड़ी सावधानी बरती जाती है और भाई बिना किसी के निगरानी में ये रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा रिएक्शन होगा ना कि आप कलुआ भी बन जाएंगे, मतलब चेहरा वगैरह ये सब जल उल भी जाएगा, भूत टाइप के हो जाएंगे, छीटा उटा पड़ जाएगा तो खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा। और अम्ल के साथ तो और भयानक रिएक्शन होता है जल में अगर ये कराते हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, मतलब यहाँ उष्मा का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को आपको किसी के निगरानी में ही करना होगा, अपने से हीरो मत बनिएगा, तो बन जाइएगा कलुआ तो फिर बाद में मत कहिए कि सर जी नहीं समझाए थे, है ना। चलिए इतना बात आप लोग समझे, भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, बात सही है। तो ये इस एग्जाम पॉइंट का आखिरी क्वेश्चन होगा और आप कहें कि सर कैसे आप पहचान गए, तो है ना कहानी। देखिए अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बना देंगे। जब अम्ल की और किसकी बात हो रही है, क्षार की, तो हुआ क्या, पूछा गया एक दिन कि भाई तुम लोग का नाम बड़ी फेमस है, तुम लोग इस केमिस्ट्री में बड़ी हीरो बनते हो, बताओ तो अगर आप दोनों को गले मिला दें या रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा। तो ये कहा कि देखो भाई हम दोनों जब मिलेंगे ना तो एक दूसरे को उदास कर देते हैं, ऐसे अकेले अकेले हम लोग हीरो बनते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना तो थोड़ा सा चेहरा उदास हो जाता है, और उदास होने के बाद कुछ नया लोग ना हीरो बनने लगते हैं। तो क्या क्या बनने लगते हैं नया लोग में, लवण बनता है और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। याद आ रहा है रिएक्शन करना होगा तो देखिए, जैसे कि आप वो वाला रिएक्शन याद पा रहे होंगे, Cl वाला था और क्या था, NaOH था ना। इनको जब रिएक्शन कराए थे तो क्या बना था, ऐसे बना होगा NaCl प्लस H2, याद आ रहे होंगे। देखिए थोड़ा ही खतरनाक लग रहा है, NaCl। तो इस बात को समझ गए कि अम्ल और क्षार की दोस्ती होगी तो हमेशा उदास आदमी आ जाएंगे, ना रोएगा ना हंसेगा, उदासी अवस्था में रहेगा। तो ऐसे बीमारों के साथ क्यों रहना भाई, जैसी संगति रहेगी वैसा हमारे अंदर गुण आएंगे। कहते भी है ना, सत्संगति स्वर्गवास, विसर्ग संगति नरकस, मतलब सही संगति रहे तो स्वर्ग जैसा आपकी दुनिया हो जाएगी, अगर गलत संगति पकड़ा गई तो नरक की तरह आपकी दुनिया बना देगा भाई। इसलिए सोच समझ कर अपनी दोस्ती करिए, क्योंकि आप अपने आप में कीमती इंसान हैं, आप अपना कीमत नहीं समझ रहे हैं और जिसका मन उसका आपके साथ दोस्ती कर लिया, जो मन सो आपको बर्बाद कर दिया। तो भैया इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब छोटे बच्चे तो नहीं न रह गए हैं कि बार बार कोई आपको बताते रहे समझाते रहे, थोड़ा निर्णय आप भी अपना जीवन के लेंगे। अब कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अब बकैयाँ चलने वाले बच्चा हैं, नहीं भाई, अब थोड़ा सा समझदारी तो आ ही गई होती ना। तो देखिए ये कहानी ख़त्म हुई और आज के इस क्लास में ये एग्ज़ाम पॉइंट हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक विचार के साथ, क्योंकि आपको कई बार हम बता चुके हैं कि विचार ही तो हैं जो हमारे जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। माना कि कुछ ही पल के लिए आपको ये प्रेरित करते हैं, लेकिन क्या पता वो कुछ ही पल आपके लिए खुशनुमा बन जाए, वो कुछ ही पल आपके जीवन के लिए काफ़ी मददगार हो जाए। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया जो फैसला है ना, वो पूरी ज़िंदगी कभी कभी बदल कर रख देता है। तो इसीलिए कभी हमारे अंदर हताशा आ जाता है या निराशा आ जाता है, तो वहाँ हम लोग अनजाने में गलत निर्णय ले लेते हैं। उस टाइम अगर कोई प्रेरणा वाली विचार हमें रोक ले तो कितना धन्यवाद देंगे। तो आज के विचार एक महान मोटिवेशनल स्पीकर का विचार है, जिनको हम लोग टोनी रॉबिन्स के नाम से जानते हैं और विश्व स्तर पर काफ़ी वो अपने आप में फेमस व्यक्ति हैं। तो आइए उनके विचार को समझते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। और देखिए, कह रहे हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो, मतलब कोई व्यक्ति पढ़ाई में, किसी कार्य में या किसी भी प्रोफेशन में लगा है, शुरुआत कर दिया है, मेहनत कर रहा है, तो उस बीच में कहीं ना कहीं गलतियां तो आएगी ही।
तो वो महान व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलती करते हो, ठीक है, या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। कभी कभी नहीं लगता है कि बहुत स्लो हम बढ़ रहे हैं, हमको तो ये चीज़ बनने में बहुत टाइम लगेगा, जल्दी क्यों नहीं हो जा रहा है। मन में ऐसा व्याकुलता आ जाती है कि नहीं। लेकिन ये विचार क्या कर रहा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, टेंशन मत लो कि तुम कितनी गलती कर रहे हो या कितना धीरे धीरे बढ़ रहे हो। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कह रहे कि उन लोगों से तो बहुत आगे हो ना जो कोशिश ही नहीं करते हैं भाई। कुछ ऐसे भी तो इस धरती पे लोग होंगे जो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के दुनिया जहान की बातें करते हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन करने का उनका कुछ ठिकाना नहीं है। तो उस तरह के आदमी से या उस तरह के लोगों से आप तो हमेशा आगे ही हैं। भले आप गलतियाँ कर रहे हैं, भले आप धीरे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह के लोगों से आगे हैं भाई? जो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा है, हीरो खाली बन रहा है, भाषण दे रहा है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है, और जब पता की जाए कि वो क्या करता है भाई, तो कुछ नहीं करता, ऐसे ही दिन बांट रहा है। तो ये बात काफ़ी प्रेरित कर रही है हमें कि हम भी अपने कार्य में लगे हैं, पढ़ाई में या जीवन के किसी भी मामले में लगे हैं। अगर हमको यकीन है खुद पर कि हम कुछ कर जाएंगे, हम जीतेंगे, तो भाई ये गलतियाँ और ये धीरे बढ़ने की रास्ते आपको दुखी नहीं करेगी, क्योंकि आप वो बेरोजगारों से तो आगे हो ना भैया, जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज के विचार काफ़ी आपको अच्छा लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।